हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी हम DSSB TGT के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अभी हमने जो टाइटल लिया हुआ है वो है इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश, और ये सभी लिटरेचर के एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। हर एक इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम में इंडियन राइटिंग्स को पूछा जाता है। इंडियन जो राइटर्स हैं जिन्होंने इंग्लिश में अपनी राइटिंग्स लिखी हैं उनके विषय में पूछा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, कल कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे, आज ये इसका सेकेंड पार्ट है। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए फर्स्ट क्वेश्चन, और विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको ये क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु रोट द वेरी इंडियन पोएम इन इंडियन इंग्लिश। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से द इरेज कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक वर्क है द वेरी इंडियन पोएम इन इंडियन इंग्लिश, ये किसी अदर राइटर ने, किसी मॉडर्न राइटर ने लिखा है। लेकिन अगर हम बात करें किसी इंडियन राइटर की, जैसा कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो वहां पर द मेंशन नहीं है। ठीक है, सेम वर्क दो अलग अलग राइटर्स ने लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना है उसमें दा का ही अंतर है सिर्फ। हु रोट वेरी इंडियन पोएम इन इंडियन इंग्लिश, तो इसके राइटर कौन है? कमला दास, नसीम एजिकल, कमला मार्कंडेय या फिर शिव के कुमार। तो इसका राइट आंसर है कमला दास या फिर नसीम एजिकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नसीम एजिकल। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, नसीम एजिकल। ओके, ये ध्यान रखना है। और अगर हम नसीम एजिकल की बात करते हैं तो इनका जन्म आपको पता ही है, कल भी हमने डिस्कस किया, 16 दिसंबर 1924 को नसीम एजिकल का जन्म होता है। 16 दिसंबर 1924 में। ठीक है, और कहाँ पर इनका जन्म हुआ था मुंबई के एक जूइश परिवार में इनका जन्म होता है। ठीक है, अब अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो ये है 9 जनवरी 2004। ठीक है, ये नसीम एजिकल का लाइफ स्पैन हो गया। अगर इनकी स्पेशलिटी की बात करें तो नसीम एजिकल को साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। कब मिला था? तो 1983 में मिला था। किस वर्क के लिए मिला? तो ये भी ध्यान रखना है, लेटर डे साल्म के लिए मिला। लेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। अगर आप नसीम एजिकल को प्रिपेयर कर रहे हैं तो 2-3 वर्क इनके इतने इंपॉर्टेंट है जिनको आपको करना ही है। एक तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक वर्क है इनका फिलॉसफी, वो भी इंपॉर्टेंट है। और एक वर्क है ये लेटर डे साल्म। ठीक है, लेटर डे साल्म, इसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है, 1983 में मिला है। इनके जो मेजर वर्क्स हैं वो क्या है? अ टाइम टू चेंज, 60 पोएम्स, द थर्ड, और द अनफिनिश्ड मैन, द एग्जैक्ट नेम, हाइम्स इन डार्कनेस, तो कल भी इनका जिक्र हुआ था। और द लेटर डे साल्म, ये जो वर्क है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक इनका वर्क है नलिनी, एक कॉमेडी है नलिनी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये भी। मैरिज पोएम, ये सब इनके इंपॉर्टेंट वर्क है नसीम एजिकल के। ठीक है, अगर हम इस पर्टिकुलर वर्क की बात करें जो ये है वेरी इंडियन पोएम इन इंडियन इंग्लिश, तो इसकी बात करते हैं तो इट इज अ सैटिरिकल पोएम दैट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि ये इंडिया के कल्चरल ट्रेडिशनल सिस्टम के बारे में बात करती है। ये एक सैटिरिकल पोएम है, मतलब एक सैटिरिकल वे में इंडिया के जो ट्रेडिशन सिस्टम है, कल्चर सिस्टम है, उसको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हुए। इट इज नन फॉर इट्स विटी एंड ह्यूमरस टेक ऑन द इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर। मतलब इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज मतलब वो जो एक्सेंट है, जो इंडिया में बोली जाने वाली इंग्लिश है, उसको लेकर एक सैटिरिकल पोएम है ये। इसमें विटी और ह्यूमर जो फ्रेजेस हैं उनका यूज किया गया है। ठीक है, अगर इसकी फॉर्म की बात करें, जैसा कि ये पोएम है किस फॉर्म में लिखी गई है, तो ये फ्री वर्स में लिखी गई पोएम है। इसकी कोई भी एक राइमिंग स्कीम नहीं है। इसमें टोटल 10 स्टेंजाज है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है, इसमें टोटल 10 स्टेंजाज हैं, लेकिन हर एक स्टेंजा में जो लाइन है ना वो फिक्स नहीं है, मतलब सब में प्रॉपर लाइन नहीं है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। ऐसे ही लाइन्स की जो लेंथ है वो भी घट बढ़ रही है, कोई लंबी लाइन है कोई छोटी लाइन है। ठीक है, इस तरीके से ये पोएम बनी है।
चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज हु इज द प्रोटेगोनिस्ट इन आनंद्स नॉवल कुली? फर्स्ट ऑफ ऑल आनंद यानी मुल्क राज आनंद. मुल्क राज आनंद बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर रहे हैं. इन्होंने इंडिया की जो पुअर क्लास है, जो मतलब बहुत ही निम्न दर्जे के जो लोग हैं, उनकी स्टोरी को रिप्रेजेंट किया ज़्यादातर. बहुत सारी स्टोरी आपको ऐसी मिलेंगी जो बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग स्टोरीज हैं, जिनको आप रीड करके इतना फील कर लोगे कि कितनी बुरी दशा थी इंडिया की, वो सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं. ठीक है, तो ऐसा ही इनका एक वर्क है मुल्क राज आनंद का, जिसका नाम है कुली. उसके प्रोटेगोनिस्ट का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है. मुल्क राज आनंद के का जो वर्क है कुली, उसके प्रोटेगोनिस्ट कौन है? प्रोटेगोनिस्ट यानी कि मेन हीरो, मेन कैरेक्टर कौन है उस वर्क का? तो उसका नाम क्या है? मेन कैरेक्टर का नाम है मुन्नू. ठीक है, ये ध्यान रखना है. ऑप्शंस दिए हुए हैं देखो, मुन्नू, बक्खा. बक्खा कौन से वर्क का कैरेक्टर है? अच्छा, बक्खा जो है वो कौन से वर्क का कैरेक्टर है? द अनटचेबल्स. वो भी मुल्क राज आनंद का वर्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है. तो यहाँ पे अगर हम इसके प्रोटेगोनिस्ट की बात कर रहे हैं तो वो है मुन्नू. ठीक है, और ये वर्क कब पब्लिश होता है? कुली जो है वो 1936 में पब्लिश होता है. अगर हम बात करें मुल्क राज आनंद की, तो इनका लाइफ स्पैन भी पूछ लिया जाता है, तो वो भी ध्यान रखना है. बॉर्न कब है आनंद? बॉर्न है 12 दिसंबर 1905. 12 दिसंबर 1905 में बॉर्न है. एंड इनकी मृत्यु होती है 28 सितंबर 2004 को. 28 सितंबर 2004. ओके. जन्म पाकिस्तान में होता है. उस समय पर इंडिया का हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान. एंड मृत्यु जो है वो पुणे में होती है इनकी. ठीक है, इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, जैसे कि द अनटचेबल्स बहुत ही फेमस वर्क है. अनटचेबल, इसका प्रीफेस भी लिखा है इनके एक फ्रेंड ने, उसके बारे में भी आगे क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ अनटचेबल का. और कुली बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है. एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इनका द 2 लीव्स एंड अ बर्ड. ठीक है, कुली तो पब्लिश होता है 1936 में. अगर सीक्वेंसिंग में आए तो पहले आएगा अनटचेबल. अनटचेबल जो पब्लिश होता है वो 1935 को होता है, द अनटचेबल्स. देन 2 लीव्स एंड अ बर्ड, ये 1937 में पब्लिश होता है. He is known for being among the first writer to incorporate पंजाबी एंड हिंदुस्तानी idioms in English. तो आपको पता ही है, कल भी हमने जिक्र किया था, मुल्क राज आनंद को किस लिए, इनकी स्पेशलिटी क्या है, किस लिए जाना जाता है? तो इन्होंने हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज की जो फ्रेजेस हैं, जो idioms हैं, उनका उपयोग इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में किया है, इसलिए इन्हें जाना जाता है. अगर हम इनके इंपॉर्टेंट वर्क की बात करें तो क्या है? द विलेज बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. अक्रॉस द ब्लैक वाटर, द स्वॉर्ड एंड द सिकल, द बिग हर्ट. ठीक है, एक लाल सिंह ट्रायोलॉजी के बारे में बात की थी, द बिग हर्ट. ठीक है, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, द ओल्ड वुमेन एंड द काउ, द रोड. दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्क रिटन बाय मुल्क राज आनंद. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज Who wrote the preface of Untouchable? देखिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन में ही आ गया है कि इनका जो वर्क है ना द अनटचेबल, इसका प्रीफेस किसने लिखा? ठीक है, यहाँ पे यही पूछा जा रहा है. ऑप्शंस है E.M. फॉस्टर, ग्रीन, R.K. नारायण, F.R. लेविस. तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है? E.M. फॉस्टर. ठीक है, E.M. फॉस्टर ने द अनटचेबल वर्क का प्रीफेस लिखा है. तो ये सारी बातें तो आपको पहले से ही क्लियर है कि द अनटचेबल जो है वो मुल्क राज आनंद ने लिखा है, और द अनटचेबल वर्क ये जो पब्लिश होता है वो 1935 में होता है. ये चीज आपको पहले से पता है. अगर हम बात करें E.M. फॉस्टर की, ठीक है, साथ ही साथ करते चलते हैं यहीं पे. E.M. फॉस्टर जो कि एक ब्रिटिश ऑथर है, क्रिटिक है. ठीक है, और कभी कभी इनका कंप्लीट नाम भी पूछ लिया जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए. E.M. फॉस्टर, E फॉर एडवर्ड. ठीक है, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर. एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, ये इनका कंप्लीट नाम है. अगर इनके लाइफ स्पैन की बात करें, यहां पर मैं मुल्क राज आनंद के लाइफ स्पैन की बात ना करके किसकी बात कर रही हूँ? एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर की. ठीक है, 1879 टू 1970. ओके, ये ध्यान रखना है, 1879 टू 1970.
फॉस्टर को किस लिए जाना जाता है? फॉस्टर वाज अ प्रोमिनेंट फिगर इन द ब्लूम्सबेरी ग्रुप, ठीक है, राइटर्स का एक ग्रुप है जिसको ब्लूम्सबेरी ग्रुप कहा जाता है, उसके एक प्रोमिनेंट मेंबर हैं ये, एंड अ क्लोज फ्रेंड ऑफ मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, और इसीलिए इन्होंने क्या किया कि जो मुल्कराज आनंद का वर्क है दी अनटचेबल, उसको और भी ज्यादा लाइमलाइट मिले और हाईलाइट में लाने के लिए, फेमस करने के लिए इन्होंने इसका प्रीफेस लिखा। साथ ही साथ इनका जो मेन एम था उसको लिखने का, वो क्या था कि ये हाईलाइट कर पाए जो इंडियन सोसाइटी में जो अनटचेबिलिटी फैली हुई है, ये जो एक बहुत ही गहन मुद्दा है, इसको ये हाईलाइट कर पाए, ठीक है। ही रोट प्रीफेस टू हेल्प इंट्रोड्यूस आनंद्स वर्क टू अ वाइडर ऑडियंस एंड टू हाईलाइट द इशू ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडियन सोसाइटी। ओके, इनका देखो E.M. फॉरेस्टर को आप जानो या न जानो, मतलब इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है, उसको इंपॉर्टेंस देनी है, उसको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है। वो वर्क है अ पैसेज टू इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, उससे क्वेश्चन बनते हैं। जब भी हम ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर पर क्वेश्चन करेंगे तब हम उसकी बात करेंगे। तो E.M. फॉरेस्टर अ पैसेज टू इंडिया मोस्ट फेमस वर्क है इनका, अ पैसेज टू इंडिया। कब पब्लिश होता है? ये पब्लिश होता है 1924 में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ए पैसेज टू इंडिया 1924 में ये पब्लिश होता है, इंपॉर्टेंट वर्क है। मूविंग टू द नेक्स्ट, हु रोट द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। तो मतलब ये जो वर्क है द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये किसका वर्क है? अभी हमने जिक्र किया था, यस, मुल्कराज आनंद का ये वर्क है। ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, मुल्कराज आनंद इसका राइट आंसर है। और मुल्कराज आनंद ने मतलब बहुत ही एक कॉलोनियल वे में, कॉलोनियल जो एज चल रही थी उस समय पर, जो इंडियन प्रिंस थे उनकी लाइफ के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसमें, ठीक है। वन ऑफ हिज लेसर नन वर्क है, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, मतलब ये जो है एक ऐसा कहेंगे कि मुल्कराज आनंद का एक लेसर नन वर्क है, इसको बहुत कम लोगों ने जाना है, ठीक है। ये पब्लिश कब होता है? तो इसका पब्लिकेशन ईयर है 1953। It is a novel that explored the life of a fictional Indian prince। और उस प्रिंस का नाम क्या है? बाई चांस हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन पूछ रह जाए कि यहाँ पर किस प्रिंस की बात हो रही है, तो वो है श्रीकांत। श्रीकांत, ये ध्यान रखना है, श्रीकांत की बात कर रहे हैं। एंड हिज स्ट्रगल्स with modernity, identity and decline of the princely states in post-independence India. Okay? चलिए, moving to the next question. Next question is, who wrote the autobiographical novel Seven Summers? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है सेवन समर्स, स्पेशली क्वेश्चन में भी मेंशन कर दिया गया है। ये क्या है? एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। किसके द्वारा लिखा गया है? कमला दास, मुल्कराज आनंद, R.K. नारायण, नसीम एजिकिल, किसके द्वारा लिखा गया है? सेवन समर्स। तो ये वर्क लिखा गया है मुल्कराज आनंद के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है। मुल्कराज आनंद ने अपनी लाइफ के बारे में, ये जैसा कि पता ही है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, अपनी लाइफ के बारे में इसमें काफी डिस्क्रिप्शन में लिखा है, ठीक है। इसे कई जगह पर सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी कहा गया है या फिर ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, ठीक है। ट्रेसिंग ऑथर्स ओन चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन द पंजाब रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें ज्यादातर इनकी चाइल्डहुड और एडोलसेंस एज के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सेवन समर्स में। इसकी जो थीम है वो क्या है? कमिंग ऑफ एज एंड सेल्फ डिस्कवरी, या फिर हम इसकी थीम कह सकते हैं आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। जैसा कि हम मुल्कराज आनंद के बारे में बात पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। इंडियन राइटर हैं, काफी प्रोमिनेंट इंडियन राइटर हैं, और इन्होंने जो इंडिया की लोअर क्लास है उसको डिस्क्राइब करते हुए काफी सारे वर्क लिखे हैं। उनकी जो रियल पिक्चर इमेज है वो रिप्रेजेंट की है अपने नॉवेल्स के द्वारा, ठीक है। और अगर हम इस वर्क की बात करें सेवन समर्स की, तो इसमें जो मेन प्रोटेगोनिस्ट है उसका नाम क्या है वो भी पूछा जा सकता है। तो सेवन समर्स के प्रोटेगोनिस्ट का नाम है कृष्णा,
ठीक है, ये मेन प्रोटेगोनिस्ट है इसका, कृष्णा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हु रोट द पावर ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरीज। ये वर्क किसने लिखा है, द पावर ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरीज। ऑप्शंस है अनीता देसाई, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद या फिर कमला दास। यस, ये लिखा गया है मुल्कराज आनंद के द्वारा। ये भी वर्क जो है वो मुल्कराज आनंद का ही है। ये एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का, ठीक है, और ये पब्लिश होता है 1956 में। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। इसमें एक्सप्लोर किया गया है या रिप्रेजेंट किया जाता है कि किस तरीके से, कितने बेटर तरीके से मुल्कराज आनंद ने जो शॉर्ट स्टोरीज हैं उनको रिप्रेजेंट किया है। और ऐसी शॉर्ट स्टोरीज हैं इसके अंदर जो बहुत ही ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग है, ठीक है। इसकी जो थीम है, अगर हम इस पर्टिकुलर वर्क की थीम की बात करें, जैसा कि नाम आप देख पा रहे हो, द पावर ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरीज, ठीक है। तो इसकी थीम है सोशल जस्टिस, मोरालिटी, ह्यूमन कंडीशन, ठीक है। इसमें कुछ फेमस, अगर आप जो स्टोरीज हैं उनके नाम अगर पूछ लिए जाएं, तो जैसे शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है तो उसमें कुछ फेमस स्टोरीज हैं। कौन कौन सी हैं, जैसे कि एक है द लॉस्ट चाइल्ड, द लॉस्ट चाइल्ड, और एक है पावर ऑफ डार्कनेस, ठीक है, जैसा कि टाइटल में भी है पावर ऑफ डार्कनेस। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, पावर ऑफ डार्कनेस। ये किस पर बेस्ड है, अ स्टोरी अबाउट अ यंग बॉय, हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ एंड द डार्कनेस विद इन हिमसेल्फ, ठीक है। और कौन सी है, द लॉस्ट चाइल्ड हो गई, पावर ऑफ डार्कनेस हो गई, और है इसमें स्टोरी, एक सेकेंड, यस, और इसके अंदर है स्टोरी द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। इसमें क्या होता है, बहुत सारे बार्बर हैं जो मतलब अपने ट्रेड को बचाने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। बार्बर्स, एक सेकेंड, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन, ठीक है। और है द ट्रैक्टर एंड द प्लो। ये भी रूरल लाइफ से रिलेटेड स्टोरी है, इंपॉर्टेंट स्टोरी है। तो आप देखोगे इसमें बहुत सारी, इससे भी अलग बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं जो बहुत ही ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग रही हैं। मुल्कराज आनंद का ये वर्क है। मुल्कराज आनंद के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हु इज द प्रोटेगोनिस्ट इन आनंद्स नॉवल टू लीव्स एंड अ बर्ड। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीन वर्क तो आपको स्पेशली याद रखने हैं। एक तो कुली, द अनटचेबल और लीव्स एंड अ बर्ड। और इनका प्रॉपर सीक्वेंस पूछने जाए तो 1935 में अनटचेबल आता है, फिर कुली आता है 1936 में, देन ये लीव्स, टू लीव्स एंड अ बर्ड, ये आता है 1937 में, ठीक है। तो एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग में, और इन तीनों ही वर्क को प्रिपेयर कर लेना है मुल्कराज आनंद के लिए, ठीक है। अब इसमें इसका मेन प्रोटेगोनिस्ट पूछा जा रहा है कि टू लीव एंड अ बर्ड का मेन प्रोटेगोनिस्ट कौन है। यस, ये है गंगू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 2 इज द करेक्ट आंसर। गंगू इज द मेन प्रोटेगोनिस्ट ऑफ टू लीव्स एंड अ बर्ड। ये जो स्टोरी है, it is a powerful portrayal of struggle of the working class in India during the British colonial era. ये स्टोरी बेसिकली टी प्लांटेशन पे बेस्ड है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द लाइव्स ऑफ टी प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, particularly a young boy named गंगू, ठीक है। तो स्टोरी को आप पढ़ोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप चाहो तो रीड आउट कर सकते हो इनकी स्टोरी। नेक्स्ट इज हु कॉल्ड आनंद्स नॉवल कुली अ कैरेक्टर नॉवल। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है कुली। इसको किसने अ कैरेक्टर नॉवल कहकर बुलाया है। ऑप्शन है जॉन मार्स्टन, E.M. फर्स्टर, एडविन म्योर या फिर आर के नारायण। तो एडविन मोर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कुली वर्क को क्या कहा है, अ
कैरेक्टर नोबल। ठीक है, एडविन मोर। एडविन मोर कौन है? तो ये एक स्कॉटिश पोएट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ही इज एन स्कॉटिश पोएट। ठीक है, एडविन मोर। और इनका अगर लाइफ स्पैन पूछ रहा जाए एडविन मोर का, तो वो है 1887 टू 1959। ठीक है, ये लाइफ स्पैन रहता है इनका एडविन मोर का। और इनके इंपॉर्टेंट वर्क अगर आप देखें, स्कॉटिश राइटर हैं और इनके इंपॉर्टेंट वर्क, एक तो इनका इसी से ध्यान रखोगे आप, इंपॉर्टेंट वर्क है स्कॉटिश जर्नी। ठीक है, 1935 में आता है, एक ट्रैवलॉग है। और एक वर्क है इनका कॉरस ऑफ द न्यूली डीड, 1926 में आता है। लेविरिंथ है एक वर्क, 1949 में आता है, नॉवल है। ठीक है, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं एडविन मूर के। नेक्स्ट इज हु सेड आई रिगार्ड अनटचेबिलिटी एज द ग्रेटेस्ट ब्लॉट ऑन द हिंदुइज्म इन आनंद्स नॉवल अनटचेबिलिटी। ये स्टेटमेंट किसकी है, ये पूछा गया है यहाँ पर। कौन कहता है? I regard untouchability as the greatest blot on Hinduism। बताइए, आनंद का जो नॉवल है अनटचेबिलिटी, उसको लेकर ये बात कही गई है कि हिंदू धर्म में एक ग्रेटेस्ट, एक काला धब्बे के समान है क्या? अनटचेबिलिटी। कौन रिगार्ड कर, कौन कहता है इसे? बखा, महात्मा गांधी, हचिंसन या फिर लखा? तो ये कहा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, महात्मा गांधी। ठीक है, अब महात्मा गांधी के इंपॉर्टेंट वर्क भी ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये सोशल वर्कर के साथ साथ लॉयर भी रहे हैं, पॉलिटिशियन भी रहे हैं और राइटर भी रहे हैं। ठीक है, अब इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं अगर आप उन्हें देखें तो एक तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको अक्सर जाना जाता है, क्या है? माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ठीक है, ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। और एक है हिंद स्वराज, महात्मा गांधी का वर्क है ये भी, हिंद स्वराज। 1909 में ये वर्क आता है। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है वो वर्क आता है 1925 से 29 के बीच में पब्लिश होता है। ठीक है, वो भी ध्यान रखना है। एक इनका वीकली जर्नल में एक पब्लिश होता था, यंग इंडिया, महात्मा गांधी का, वो भी ध्यान रखना है, यंग इंडिया। ये कहाँ पब्लिश होता है? वीकली जर्नल जो आते हैं। ठीक है, इंडिया। और ये 1919 से 1931 तक पब्लिश हुआ है। ठीक है, चलिए, अगर हम महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो इनका लाइफ स्पैन भी ध्यान रख सकते हैं आप। क्या है? 1869 टू 1948, 1869 टू 1948। Okay, moving to the next question. Next is, who said if untouchable is the microcosm, Coolie is more like the microcosm that in Indian society? ये स्टेटमेंट किसकी है? E.M. फ्रॉस्टर, K.S. अयंगर, M.K. नायक या फिर K.S. राणा? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? इफ अनटचेबल इज द माइक्रोकॉस्म, कुली इज मोर लाइक टू माइक्रोकॉस्म दैट इन इंडियन सोसाइटी। तो ये कहा गया है K.S. अयंगर के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, K.S. अयंगर। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is, who is the villain in Anand's Two Leaves and a Bud? इंपॉर्टेंट वर्क है मुल्कराज आनंद का, टू लीव्स एंड अ बर्ड। इसका जो मेन विलन है वो कौन है? यस, ऑप्शन है गंगू, रघुहंट, रेगुहंट भी बोल सकते हो, लैला या फिर बारबरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेग्यूहंट। ठीक है, अगर हम इनका दूसरे नाम की बात करें तो मिस्टर कर्टिस भी बोला जाता है, मिस्टर कर्टिस, मिस्टर कर्टिस।
ठीक है, ये कौन होते हैं? टी प्लांटेशन मैनेजर होते हैं। ठीक, बहुत ही ज्यादा रूथलेस एंड एक्सप्लॉइटेटिव पर्सन होते हैं ये, जो लेबर क्लास को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट इज who is the protagonist in Anand's novel The Big Heart? ये इंपॉर्टेंट वर्क है मुल्कराज आनंद का, द बिग हर्ट। देखिए, बाकी इनके जो वर्क हैं ज़्यादातर इमोशनल थीम से रिलेटेड, देखिए आपने करीबी, बेरोजगारी और अनटचेबिलिटी, इनसे रिलेटेड वर्क थे, लेकिन ये थोड़ा लाइट कह सकते हो आप, या कॉमिक वे में कह सकते हो। ये जो है द बिग हर्ट, ये जो वर्क है ये थोड़ा सिंपल से है, इतना मतलब दुख भरी दास्ता वाला नहीं है। ठीक है, तो इसके जो मेन प्रोटेगोनिस्ट है वो कौन है? अनंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अनंत। अ यंग बॉय हु इज नोन फॉर हिज बिग हर्ट एंड हिज एबिलिटी टू एम्फसाइज या एम्पैथाइज विद अदर्स। ठीक है, अगर हम इसकी थीम की बात करें तो बहुत ही पोलाइट सी थीम है, थीम ऑफ लव, कंपैशन, सोशल जस्टिस। ठीक है, ये इसकी थीम है। सिंपल सा वर्क है, लेसर नोइंग वर्क है, इसको बहुत ही कम लोग जानते हैं, लीस्ट फेमस है। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं आप मुल्कराज आनंद के कितने सारे वर्क्स के बारे में हमने डिस्कस किया। हु रोट माई स्टोरी, ये जो वर्क है ये किसने लिखा है? इसको आप इजीली आंसर कर सकते हो, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ही है, उन्होंने अपनी ही लाइफ के बारे में ज़्यादातर वर्क लिखे हैं। और राइट आंसर क्या है? कमला दास। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, कमला दास। अगर हम कमला दास की बात करते हैं तो इनके कल भी जैसे डिस्कस किया था इनके पेन नेम के बारे में, तो इनका एक नाम क्या था? माधवी कुट्टी, जो मलयालम पेन नेम था, है ना। फिर जब ये अपना धर्म परिवर्तन करती हैं तो ये क्या नाम रखती हैं? सुरैया। ठीक है, इनका न्यू नेम था सुरैया आफ्टर हर कन्वर्जन टू इस्लाम। और ये कन्वर्जन कब करती हैं इस्लाम में, तो वो भी पूछा जा सकता है, वो है 16 दिसंबर 1999। जैसा कि इनका लाइफ स्पैन की बात करें तो वो क्या था? 31 मार्च 1934 को बॉर्न है ये, और इनकी मृत्यु होती है 2009 में। ठीक है, 2009 में। ओके, इनके फादर का नेम अगर पूछा जाए, वीएम नायर दास है। ओके, और इन्हें भी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट कर लीजिए, अक्सर अवार्डीज के नाम पूछे जाते हैं, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड, एक तो हमने जब शुरुआत की थी तो देखा था आर के नारायण जी को सबसे पहले मिला था इनमें, 1960 में ही द गाइड के लिए मिल गया था। फिर हमने निसी मैजिगिल का भी देखा। देन साहित्य अकेडमी अवार्ड में हम नाम देखते हैं कमला दास जी का, 1985 में इन्हें मिलता है। किस वर्क के लिए मिला है? फॉर हर कलेक्टेड पोएम्स। ठीक है, कलेक्टेड पोएम्स, या कह सकते हो पोएटिक कलेक्शन था ये, कलेक्टेड पोएम्स। पोएम्स, ठीक है। इनके अगर हम मेजर वर्क्स की बात करें कमला दास के, तो क्या है? समर इन कैलकाटा 1965 में ये वर्क आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। द डिसेंडेंट 1967 का है। ओल्ड प्ले हाउस है। माई स्टोरी, अच्छा ये माई स्टोरी जो वर्क है ये कब पब्लिश होता है, कब आता है ये वर्क? ये आता है 1976 में, ये भी ध्यान रखना है। माई स्टोरी बहुत ऑटोबायोग्राफी है, ये 1976 में आती है। कलेक्टेड पोएम्स, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1985 में, वो कब आया? 1984 में ये कलेक्टेड पोएम्स जो वर्क है वो आता है। इसका वॉल्यूम 1 आता है। ठीक है, बाद में इसे रिपब्लिश भी कराया जाता है। देन ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट पोएम। अ हॉट नून इन मालाबार, एक इनका एक और इंपॉर्टेंट वर्क है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, वो है एन इंट्रोडक्शन। इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एन इंट्रोडक्शन से, इंट्रोडक्शन। ठीक है, पोएम ही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कौन सा वर्क इनका इंपॉर्टेंट? द लुकिंग ग्लास, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क हो गए कमला दास जी के। और माई स्टोरी जो ऑटोबायोग्राफी है वो आती है 1976 में। मूविंग टू द नेक्स्ट। इसमें माई स्टोरी में
देखिए यहाँ पे दिया गया है कमला दास ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी वाज सीरियलाइज्ड इन, तो मतलब एक एपिसोडिक वे में इसको रिप्रेजेंट किया गया है किसके अंदर, मार्ग, द करंट वीकली, द टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर द हिंदू। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, द करंट वीकली। ठीक है, इसमें इसे एपिसोडिक वे में सीरियलाइज्ड किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और माई स्टोरी क्या है, शी राइट्स अबाउट हर लाइफ इंक्लूडिंग हर चाइल्डहुड, मैरिज एंड स्ट्रगल विद आइडेंटिटी, लव एंड रिलेशनशिप। इन सारी चीजों के बारे में, मतलब ओवरऑल अपने बचपन से लेकर आगे तक की लाइफ के बारे में इन्होंने इसमें बात की है माई स्टोरी में। मूविंग टू द नेक्स्ट इज हु रोट फ्रॉम एवरी सिटी, I have lived, I have remembered the noons in Malabar. तो आप वर्क के नाम से ही पहचान गए होंगे, मालाबार। With an ache growing inside me, a homesickness. Options: निशी मैजिकल, कमला दास, आर के नारायण, राजा राव। तो राइट आंसर आपको पता ही है, कमला दास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कमला दास ने ये कहा है, और इसके बारे में हम डिस्कस क्या ही करें, जैसा कि इसका ये वर्क है नून्स इन मालाबार, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। आप चाहो तो इसके बारे में भी रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, हॉट नून इन मालाबार जो प्रॉपर वर्क का नाम है, जहां से ये लाइन ली गई है वो है, आप लिख सकते हो उस वर्क को, अ हॉट नून, वेट अ मिनट, अ हॉट नून इन मालाबार। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, निजी मैजिकल्स प्ले नलिनी इज, इनका एक वर्क है निजी मैजिकल का जिसका नाम है नलिनी, वो क्या है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, रोमांस है या फिर हिस्टोरिकल प्ले है। यस, इट इज अ कॉमेडी। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नलिनी इज अ कॉमेडी, और ये कब पब्लिश होती है, पब्लिकेशन ईयर भी पूछा जा सकता है, 1965 में पब्लिश होता है। ठीक है, कॉमेडी है। इट इज अ पावरफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन कंडीशन। ठीक है, इसकी अगर थीम की बात करें तो मतलब ह्यूमन कंडीशन को एक्सप्लोर करता हुआ वर्क देखने को हमें मिलता है, तो इसकी जो थीम हो जाएगी वो क्या है, आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी। लव है, रिलेशनशिप है, फैमिली डायनामिक्स। ओके, दीज आर द थीम। मूविंग टू द नेक्स्ट इज who is the author of the novel The Painter of Signs? ये जो पर्टिकुलर नॉवल है इसके ऑथर कौन है, द पेंटर ऑफ साइन, मुल्क राज आनंद, आर के नारायण, राजा राव या फिर कमला दास। पेंटर साइन, यस, इसके जो ऑथर हैं वो हैं आर के नारायण। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, आर के नारायण। ठीक है, अगर हम इस वर्क की बात करें द पेंटर साइन, ये कब पब्लिश होता है, तो ये ध्यान रखना है 1976 में ये आता है वर्क, आर के नारायण का वर्क है। आर के नारायण, अगर हम आर के नारायण के बारे में बात करें तो सबसे पहले इनके नाम इनका कंप्लीट नेम याद रखना है। क्या नाम है कंप्लीट नेम, रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। ठीक है, ये इनका कंप्लीट नाम है आर के नारायण का, रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। अगर इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो वो 1906 टू 2001, वेट अ मिनट, ये 201 नहीं होना चाहिए, 1906 टू 2001। ठीक है, इंडियन राइटर्स एंड नॉवेलिस्ट, known for his work set in the fictional South Indian town of Malgudi। ठीक है, ज्यादातर इनके वर्क जो है ना वो मतलब इनका एक फिक्शनल टाउन इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, रियलिटी में ऐसा कोई टाउन नहीं है, तो साउथ इंडिया में बेस्ड बताया है, इसका नाम है मालगुडी, उस पर बेस्ड है।
ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्क स्वामी एंड फ्रेंड, इनका इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, 1935 में आता है। एक है द इंग्लिश टीचर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, वेटिंग फॉर महात्मा है, द गाइड है जिसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला 1960 में, एंड मैन ईटर ऑफ मालगुडी है। ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं आर के नारायण के, ठीक है। अगर हम बात करें द पेंटर ऑफ साइन की, तो इसकी जो स्टोरी है, स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ ऑफ रमन। इसका जो मेन प्रोटेगोनिस्ट है वो ध्यान रखना है, मेन प्रोटेगोनिस्ट कौन है? रमन। इसी के इर्द गिर्द स्टोरी घूमती है। ये क्या है? लाइफ ऑफ रमन, अ यंग साइन पेंटर से, ठीक है, अ यंग साइन पेंटर है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज, एक सेकेंड, यस, next is who wrote an introduction to R.K. Narayan's novel The Financial Expert। देखिए, R.K. नारायण का एक वर्क आता है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इसका इंट्रोडक्शन किसने लिखा है ये यहां पर पूछा जा रहा है। यस, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। इसको जो कंसिडर किया जाता है, क्या किया जाता है? कंसिडर्ड वन ऑफ हिज ओरिजिनल वर्क्स ऑफ फिक्शन, ठीक है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट पब्लिश होता है ये 1952 में, और इसका इंट्रोडक्शन किसने लिखा है? आई थिंक इसके ऑप्शंस जो है ना वो गड़बड़ है, ठीक है। इसके जो राइट ऑप्शन होने चाहिए, मतलब इसमें हम ऑप्शन डालें तो किसी राइटर का नाम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उस पर्टिकुलर राइटर का नाम पूछा जा रहा है जिसने आर के नारायण के नॉवल का इंट्रोडक्शन दिया है। तो उस राइटर का ही अगर हम डायरेक्ट नाम लिखें तो वो है ग्राहम ग्रीन। ग्राहम ग्रीन जिन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है इसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट को, ठीक है। ये ग्राहम ग्रीन जो है ये एक ब्रिटिश ऑथर है जिन्होंने इस बारे में लिखा है, ठीक है। और आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स कंफर्म द डिग्री ऑफ डिलीट ऑन आर के नारायण इन। ऑप्शन है 1970, 1974, 77, 82। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स जो है वो कंफर्म करती है द डिग्री ऑफ डिलीट ऑन आर के नारायण 1977 में, ठीक है। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यहाँ पे ईयर पूछा गया था पर्टिकुलर। हु सेज द अर्बन थीम फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट स्ट्रीम इन एजिकल्स पोएट्री। यस, ये स्टेटमेंट किसने दी है? द अर्बन थीम्स फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट स्ट्रीम इन एजिकल्स पोएट्री। तो नजीम एजिकल की पोएट्री में जो अर्बन थीम है वो इंपॉर्टेंट स्ट्रीम फॉर्म करती है। ये स्टेटमेंट किसकी है? के एस अयंगर की, लिंडा हैस की, या फिर आर पार्थसारथी की, कमला दास की? ये स्टेटमेंट दी गई है लिंडा हैस के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, in which of the following novels of R.K. Narayan मालगुडी was first created? बताइए। देखो, आर के नारायण ने एक फिक्शनल टाउन के बारे में चर्चा की है, मालगुडी के बारे में। तो इसमें पूछा गया है कि वो ऐसी कौन सी पोएम थी जिसमें इन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है। फर्स्ट क्रिएटेड मालगुडी, स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। तो कौन से वर्क से शुरुआत करते हैं फिक्शनल टाउन मालगुडी का? तो शुरुआत करते हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स से। 1935 में ये वर्क आता है, इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है, स्वामी एंड फ्रेंड्स। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज, हु इज द मैन ईटर इन आर के नारायण's नॉवल द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। तो इनका एक नॉवल है द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, उसमें मेन मैन ईटर कौन है? नटराज, वासु, कुमार, मुथु। यस,
व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या है? वाशु। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो मैन ईटर, हु इज द मैन ईटर? वाशु। मूविंग टू द नेक्स्ट is for which novel R.K. Narayan received the साहित्य अकेडमी अवार्ड? ये तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। कौन सा वर्क है? द गाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आई थिंक अब आप इसे कभी नहीं भूलने वाले। 1960 में ये वर्क आता है, इसी के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है। किन्हें? रासीपुरम, कृष्णस्वामी, अय्यर, नारायण स्वामी। ठीक है, इनका जो कंप्लीट नाम है वो भी ध्यान रखना है। ओके, तो गाइड के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट इज which of the following is called a confessional poet? बताइए किसको एक कन्फेशनल पोएट के रूप में जाना जाता है? नजीम एज़किल, कमला दास, आर.के. नारायण, राजा राव। तो आप जानते हो मोस्टली जो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क लिखे हैं, एक कन्फेशन के रूप में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में बताया है, तो वो कौन है? कौन सी राइटर हैं? यस, कमला दास। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, इसे और देख लेते हैं। देखिए, हु इज द फाइनेंशियल एक्सपर्ट इन आर.के. नारायण नॉवल द फाइनेंशियल एक्सपर्ट? तो हमने अभी पहले डिस्कस किया फाइनेंशियल एक्सपर्ट के बारे में, जिसका इंट्रोडक्शन किसने लिखा था? ग्राहम ग्रीन ने लिखा था। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो वर्क है वो आर.के. नारायण का है, और आर.के. नारायण के इस वर्क का इंट्रोडक्शन कौन लिखते हैं? ग्राहम ग्रीन, जो कि एक ब्रिटिश ऑथर है। ठीक, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो वर्क है ना फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इसमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट होता कौन है? हु इज द फाइनेंशियल एक्सपर्ट? ऑप्शंस हैं मिस्टर पाल, मिस्टर मार्ग्या, बालू या फिर बृंदा। तो इसका जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होता है वो होता है मिस्टर मार्ग्या। ठीक है, ही इज अ स्मॉल टाइम मनी लेंडर एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, और धीरे 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 वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन जाता है बाद में। शुरुआत में वो एक मनी लेंडर होता है, एक स्मॉल मनी लेंडर होता है। ठीक है, और कहाँ पर ये फिल्माया गया है या वे पर्टिकुलर एरिया कौन सा है? तो वो एक फिक्शनल टाउन है मालगुडी, वहां का ये एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होता है। ठीक है, ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको उसको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसमें कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, साथ ही साथ हम क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, किन चीज़ों को और इंक्लूड करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ आप एडवाइस कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।